हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे लीड कोड का बाई वीकली कॉन्टेस्ट 102। अब ये कॉन्टेस्ट चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चंस बना ही लिया हूँ तो ज़रा स्क्रीन कास्ट करके आप लोगों के लिए डाल दूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो आइए देखते हैं। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द विड्थ ऑफ द कॉलम्स ऑफ अ ग्रिड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स ग्रिड, द विड्थ ऑफ द कॉलम इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ इट्स इंटीजर एंड ग्रिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपके पास एक 2D ग्रिड दिया हुआ है और आपको एक एरे रिटर्न करना है। और एरे कैसे रिटर्न करना है कि एरे ऑफ आई क्या होगा कि जो भी ith कॉलम होगा ना, तो उस कॉलम में जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेट्स से कि 10 है, 200 है, 400 है, -200 है, तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सब का लेंथ। और लेंथ में हम क्या कंसिडर करेंगे, जो नेगेटिव साइन है ना, हम उसको भी कंसिडर करेंगे कि जैसे ये -15 है तो इसका लेंथ 3 होगा, 1 है तो इसका लेंथ बस 1 होगा, 3 है इसका भी लेंथ 1 है, 12 है इसका लेंथ 2 है। ठीक है, आप समझ गए। तो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें बस कुछ नहीं करना है, एक नेस्टेड लूप लगेगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, ट्रैवर्सल कॉलम वाइज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो कि मेरा m है वो कॉलम है, n है जो मेरा रोज़ है। तो पहले मैंने कॉलम लिख दिया और रोज़। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे करके आप समझ रहे हो ना, ऐसे वर्टिकली आते जाएंगे और जो भी नंबर होगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और उसकी साइज़ देख लेंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि जो भी उस कॉलम में मैक्सिमम लेंथ का होगा उस वो हमें आंसर में स्टोर हो जाएगा और फाइनली हम उसको वी में पुश कर देंगे, वी को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द स्कोर ऑफ ऑल प्रीफिक्स एरे। ठीक है, पर पढ़ते हैं क्या, वी डिफाइन द कन्वर्जन एरे, कन्वर ऑफ एन एरे ARR as follows: conver I is equal to array of I plus max of array 0 I where max of okay। ठीक है, we also define the score of array I as the sum of these values of the conversion array। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस एरे को कन्वर्ट करना है कन्वर्जन एरे में। कन्वर्जन एरे क्या होगा कि एरे ऑफ आई का वैल्यू हो जाएगा एरे ऑफ, मतलब कि 0 से लेके एरे ऑफ आई तक जो जितने भी नंबर्स थे उन सब का मैक्सिमम वैल्यू और प्लस एरे ऑफ आई। तो जैसे 2 है तो इसका कन्वर्जन एरे क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग से लेकर 2 तक क्या एक ही वैल्यू है 2, तो टोटल मैक्सिमम कितना आया 2 है, तो कन्वर्जन ऑफ ये 0th पोजीशन के लिए हो जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 से 3 तक जब कंसिडर करेंगे 3 के लिए, तो हमें 2 से 3 तक का मैक्सिमम देखना पड़ेगा, तो जिसका मैक्सिमम 3 आएगा। ठीक है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, तो उसका कन्वर्जन एरिया भी टोटल हमारा कितना बन गया 4 6। ठीक है, अब अगर हम 7th के लिए देखेंगे तो अब ये टोटल हो गया, इसके लिए मैक्सिमम कितना है हमारा 7, 7 + 7 14। सिमिलरली 5 पे जाएंगे तो इसके लिए मैक्सिमम कितना हमारा 7, तो 5 + 7 12। आई होप ये कन्वर्जन एरे का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या पूछ रहा है ये, इसके बाद पूछ रहा है कि स्कोर एरे। स्कोर एरे क्या कह रहा है, कुछ नहीं, ये जो कन्वर्जन एरे है उसका प्रीफिक्स सम आप बना दोगे तो वही इसका स्कोर एरे है। ठीक है, स्कोर एरे इज़ द प्रीफिक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं, आते एक बार सॉल्यूशन पे। कुछ नहीं करना है, हम एक आंसर एरे बना लिए। ठीक है, ये मैक्सिमम हम उसको रख रहे हैं अपने वो काइंड ऑफ हमारा रिप्रेजेंट करेगा कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आ गए उनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब देखो ये लूप चला दिया मैंने और mx इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट मिल रहा है उसके साथ मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए कि आप कन्वर्जन एरे में आप देख रहे होते तो जिस पोजीशन पे c होता उसमें कन्वर्जन एरे का वैल्यू क्या हो जाता, c प्लस जो भी उसका मैक्स एलिमेंट था अभी तक। ठीक है, तो उसको मैंने इसमें स्टोर कर लिया। और एक और चीज़ हमें चाहिए स्कोर एरे, तो स्कोर एरे क्या था, बेसिकली कन्वर्जन एरे का प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स सम, तो हमें पता है ना प्रीफिक्स सम के लिए हम क्या करते हैं, हमें लास्ट वैल्यू तक कितना सम आया था वो रखते हैं। तो मैंने इनिशियली पी को 0 रखा था और पी को मैं वैसे वैसे अपडेट करते जाऊँगा। तो पी इनिशियली 0 था और एस में जब मैं ऐड कर दूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि पी मेरा डिनोट कर रहा है कि लास्ट तक कितना सम था, तो एस प्लस पी क्या हो जाएगा स्कोर एरे का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे स्कोर ऑफ आई मिल जाएगा, मतलब जो भी यहाँ सी होगा उससे कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर एरे में क्या वैल्यू होना चाहिए वो मुझे एस प्लस पी से मिल जाएगा। फाइनली मैं पी को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो दैट वो प्रीफिक्स वाला मेंटेन रहे मेरा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का कॉन्टेस्ट काफ़ी इजी था वाइज, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिप्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द नोड इन द ट्री विथ सम ऑफ इट्स ऑल द कज़न वैल्यूज़, ठीक है। और फिर हमें उसका रूट रिटर्न करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कज़न क्या होता है। कज़न क्या होता है कि जितने भी नोड्स हैं सेम लेवल पे, ठीक है। जैसे ये लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं नोड्स, और अगर किसी का भी कज़न देख रहे हैं ना, तो अगर कोई उसका सिबलिंग है, सिबलिंग आप समझते हैं ना, जिसका सेम पेरेंट है, तो सिबलिंग के अलावा जितने भी उस सेम लेवल पे है ना, वो कज़न्स हो जाते हैं। जैसे कि ये 4 है, तो 4 का अगर आप देखोगे तो कोई कज़न नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 इसका सिबलिंग हो जा रहा है। लेकिन 1 पे आओगे तो 1 के लिए सेम लेवल पे कौन है? 10 और 7। पर 10 का पेरेंट कौन है? 4। 1 का ही पेरेंट कौन है? 4। तो 1 और 10 सिबलिंग है, ठीक है। तो वो कज़न नहीं काउंट होंगे। तो कज़न कौन हुआ? 7, ठीक है। तो आप वैसे यहाँ देखो, तो 5 के लिए कोई कज़न है? नहीं, तो उसका सम 0। 4 के लिए कोई कज़न है? नहीं, तो उसका सम 0। 9 के लिए कोई कज़न है? नहीं, तो उसका सम 0। 1 के लिए कोई कज़न है? हाँ 7, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। 10 के लिए कोई कज़न है? हाँ 7, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 7। 7 के लिए कोई कज़न है? हाँ, तो 1 और 10 दोनों, तो उसका वैल्यू हो गया 11, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि मुझे किसी भी नोड का अगर वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लेवल पे टोटल सम क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर उस टोटल सम में अगर मैं जिस नोट का भी देख रहा हूँ उसका प्लस उसके सिबलिंग का अगर मैं माइनस कर दूँ वैल्यू, तो मुझे जो चाहिए वैल्यू वो मिल जाएगा। और सर मैं रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुनना कि अगर मुझे 1 के लिए फाइंड आउट करना है कि इसके सारे कज़न्स का सम कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा कि 1 जिस लेवल पे है, ठीक है ना, यहाँ पे सेकेंड लेवल पे, तो सेकेंड लेवल पे जितने भी नोट्स हैं ना, मैं सबका वैल्यू निकाल लिया। वो हम एकदम आराम से निकाल सकते हैं BFS से, ठीक है। तो उन सबका वैल्यू निकल गया, तो कितना हो जाएगा? 1 + 10 + 7, टोटल हो गया 11 + 7 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हम 1 के लिए देख रहे थे ना, तो 1 का खुद का वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, और 1 का जो सिबलिंग होगा, तो 1 का सिबलिंग हमें कैसे मिलेगा? इसके पेरेंट पे जाएंगे और इसके पेरेंट का देख लेंगे कि कितने चाइल्ड हैं, ठीक है। तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अगर हम जो टोटल सम निकालें ना इसके हाइट पे, ठीक है, 1 के हाइट पे जितने भी नोट्स थे उन सब का सम निकाल दिए, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? जो 1 का पेरेंट है ना उसके चिल्ड्रेन के वैल्यूज़, तो उसका चिल्ड्रन क्या ही होगा? खुद एक 1 होगा, और अगर इसका कोई सिबलिंग होगा तो वो होगा, ठीक है। तो अगर 18 में से अगर 1 + 10 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। वही हमारा आंसर भी था, इसी को मैंने इम्प्लीमेंट करा है। तो कैसे करेंगे? तो हमने पहले सबसे पहले एक BFS लगा दिया, ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड था। BFS लगाया, साथ में मुझे क्या स्टोर करना है कि हर एक लेवल पे कितना सम है, तो उसको स्टोर करने के लिए मैंने बना लिया है एक मैप MP, ठीक है ना। सॉरी गाइज, मैं ऐसे जल्दी जल्दी लिख रहा होता हूँ, तो अनऑर्डर्ड मैप, और थोड़ी क्लीनिंग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आप देखोगे आगे भी, यहाँ भी मैंने क्लीनिंग नहीं करी है ठीक से, तो वो चीज़ इग्नोर करना, बाकी अभी लॉजिक देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने वो BFS लगा दिया, ठीक है, और साथ में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ कि उस लेवल पे कितना सम है, ठीक है। स्टैंडर्ड है, अब देख लो यहाँ पे स्टैंडर्ड BFS है लेवल बाय लेवल जाने के लिए। हाँ, और एक चीज़ यहाँ मैं क्या मेंटेन कर रहा हूँ कि मुझे उस पर्टिकुलर लेवल का ही चाहिए था ना, इसलिए मैं जैसे 1 के लिए था यहाँ, सॉरी 5 से गए थे, तो 5 पहले एक नोड था, फिर 2 नोड आया था, तो हमेशा जितना साइज़ बढ़ रहा है ना उतना ही आ रहा होता है। आप ध्यान से देखना, ये अप्रोच आप फैमिलियर होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल है नहीं। हाँ, साथ में एक और चीज़ मुझे क्या स्टोर करनी थी कि इसका पेरेंट स्टोर करना होगा कि 1 का पेरेंट कौन था, और काइंड ऑफ मुझे पेरेंट नहीं चाहिए, मुझे बस एग्जैक्टली ये चाहिए कि जो भी 1 का पेरेंट होगा ना उसके चिल्ड्रंस का सम कितना है, ठीक है। ताकि वही ना 1 के लिए जो वैल्यू चाहिए था कि इसके इस लेवल का टोटल सम माइनस इसके पेरेंट के चिल्ड्रंस का सम, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वही करा है कि अगर P का वो है नहीं, हाँ यहाँ पे X को मैंने पहले 0 रखा, अगर P का लेफ़्ट है, ठीक है। P लेफ़्ट होने का मतलब क्या ही है कि जो भी P लेफ़्ट होगा ना उसका पेरेंट होगा P, ठीक है। तो मैंने X में क्या ऐड कर दिया? P लेफ़्ट का वैल्यू, ठीक है। तो जो P लेफ़्ट का पेरेंट हुआ P, और P का चाइल्ड क्या हो जाएगा? वही P लेफ़्ट, तो P लेफ़्ट सिमिलरली अगर P राइट है तो उसका P राइट, तो P लेफ़्ट के लिए उसके पेरेंट का चिल्ड्रन का सम कितना हो गया? X, ठीक है। सिमिलरली राइट के लिए भी सेम होगा, ठीक है। फिर वापस हम एक BFS लगाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा? सेम BFS, हमें पता था MP ऑफ H क्या स्टोर कर रहा है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे
कितना सम है, और पेरेंट ऑफ पी क्या स्टोर करेगा कि जो भी पी का पेरेंट है उसके चिल्ड्रंस का टोटल कितना सम है, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज़ कवर होगा, एक खुद पी और अगर पी का कोई सिबलिंग होगा तो वो, तो एम पी ऑफ एच माइनस पेरेंट ऑफ पी क्या होगा, हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या ये है, आपको बता दूँ। तो ये कह रहा है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कुछ एजेस इनिशियली दिए हुए हैं और एज कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम टू एंड एज कॉस्ट, ठीक है। कि जो भी फ्रॉम है उससे एक टू तक का एज होगा और उसका कॉस्ट इतना होगा, और इसमें क्या क्या ऑपरेशन दिया, एक ग्राफ इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। एक ऐड एज, इसमें क्या कह रहा है कि वो एक एज दे देगा आपको, जो भी एग्जिस्टिंग ग्राफ है उसी में एक एज ऐड हो जाएगा, और एक बोल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, नोड 1 नोड 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखो, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि दो पॉइंट्स के बीच मतलब दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बोल रहा है, तो आप सीधा सीधा समझ जाओ कि वो कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह लग सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ वहाँ समझ आ गई। अब जैसे कंस्टेंट देखोगे ना, तो ये बोलता है एट मोस्ट 100 कॉल्स विल बी मेड फॉर एड एज एंड 100 कॉल्स विल बी मेड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी जो भी हमारा वो एज का है ना, एज हम पहले स्टोर करके अपना ग्राफ बिल्ड कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट बिल्ड कर लिया, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट में जब भी ऐड एज कर रहा था तो हमने वो एज कर एज को ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो भी हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है उसके हेल्प से हम एक प्रायोरिटी क्यों यूज़ करें, मतलब फिर सिंपल सा वो जिस तरह का एल्गोरिदम है आप यहाँ से देखोगे तो ये एकदम सिंपल सा है कि हमने पहले इनिशियली डिस्टेंस को वो कर दिया सबके मैक्सिमम, ठीक है। स्टार्टिंग डिस्टेंस नोड 1 से नोड 2 का डिस्टेंस चाहिए था तो नोड 1 के लिए डिस्टेंस 0 कर दिया, फिर जो भी उसका वो होते नेबर्स होते जाते हैं तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करके स्टैंडर्ड जिस तरह एल्गोरिदम है। और अगर यहाँ पे कभी भी ये ऐसे मैच नहीं होता है, नोड 2 से कभी मैच नहीं होता है, तो अपने आप ही ये वाइल लूप ख़त्म होगा, और ये वाइल लूप ख़त्म होगा तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और अभी कॉन्टेस्ट चल ही रहा है तो मैं इसको प्रीमियर कर देता हूँ, आपको ये 9:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में।